तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। तो आज का कल जो वीडियो अपलोड किए थे सीरीज़ नंबर 1 साइंस का, तो उसमें बहुत सारे दोस्त देखे हैं और उसका रिस्पांस भी अच्छा रहा। और उसमें कुछ कमेंट किए थे कि मतलब क्वेश्चन ठीक था बट थोड़ा और इससे अच्छा क्वेश्चन। तो आज चैप्टर नंबर 2 का यांत्रिक है, चैप्टर नंबर 2, और उसी का क्वेश्चन लाए हैं। और ये क्वेश्चन पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि बीपीएससी और एसएससी वगैरह रेलवे सब में भी पूछा गया है। तो आज यांत्रिक चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो यांत्रिक का परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो यांत्रिक का परिभाषा क्या होगा। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तुओं की गति और बल और उनके प्रभावों का अध्ययन करती है, ये यांत्रिक का परिभाषा है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका कथन 1 है, यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो तो उसका त्वरण शून्य होगा। और कथन 2 क्या कहता है, त्वरण शून्य होने पर वस्तु का वेग सदैव शून्य होता है। तो इसका आंसर करिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ओनली कथन 1 सही है, ओनली कथन 1 सही है, ये 2 गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं अपना लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कहता है द्रव्यमान स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। क्या कहता है, द्रव्यमान स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। और कथन 2 कहता है बाहर पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर घट जाता है। तो इसका आंसर करिए, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों सही है, दोनों कथन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एडिट में थोड़ा दिक्कत हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन नहीं है, ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन ए है, विस्थापन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन बी है, दूसरी सदैव विस्थापन से अधिक या बराबर होती है। मतलब दूरी सदैव विस्थापन से अधिक या बराबर होती है, और दूरी सदिश राशि है, विस्थापन अदिश राशि है। तो इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन सही बी नंबर। तो बी में क्या है, दूरी सदैव विस्थापन से अधिक या बराबर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथन 1 कहता है यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उस पर परिणामी बल शून्य होगा। और कथन 2 कहता है समान वित्तीय गति में वेग स्थिर रहता है, समान वित्तीय गति में वेग स्थिर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 सही है पर कथन 2 गलत है। मतलब कथन 1 ही इसमें सही है और 2 जो है वो गलत है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है संवेग सदिश राशि है। और कथन 2 क्या कहता है, दो वस्तुओं का वेग समान होने पर उनकी गतिज ऊर्जा भी समान होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए आप लोग पढ़ करके फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ओनली 1 सही है और 2 गलत है, 2 ऑप्शन गलत है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें से गलत कथन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है। तो इसमें से क्या ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए घर्षण सदैव गति का विरोध करता है, घर्षण के बिना चलना कठिन है। और ऑप्शन सी कहता है घर्षण उपयोगी भी हो सकता है। ऑप्शन डी कहता है घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करता है, घर्षण ऊर्जा अपव्यय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। सही बात है, कोई चीज़ में घर्षण घसीएगा तो वो उससे मतलब परेशानी होता है और उसका मतलब समझिए एक तरह से विरोध होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है कार्य तभी होगा जब विस्थापन हो। और कथन 2 कहता है यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य शून्य होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ये दोनों सही है दोस्त, दोनों सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही कौन सा मिलान है उसको पहचानना है। तो चलिए पहचानिए और आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए है शक्ति कार्य, शक्ति का कार्य से मिलान किया है, संवेग का द्रव्यमान से, बल का द्रव्यमान त्वरण से, ऊर्जा का बल और समय से। चलिए इसका आंसर से क्या हो जाएगा? 8 का आंसर करिएगा आप लोग। इसमें से ओनली वन सही सुमेलित है, तो कोई ऑप्शन ए सही सुमेलित है। इसमें ऑप्शन ए सही सुमेलित है दोस्त, ऑप्शन ए सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्या बोलते हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। कथन 2 कहते हैं वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? आप लोग आंसर करिए फटाफट, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। इसमें से केवल 1 सही है, ऑप्शन ए सही है। इसमें केवल ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा कर दिया जाए तो उसका वेग संवेग क्या होगा? तो बताइए उसका संवेग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, अपरिवर्तित रह जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या जड़त्व की व्याख्या करता है? क्या ये सही है? आप लोग पढ़िए। और कथन 2 कहता है जड़त्व का कारण गुरुत्वाकर्षण है। ये दोनों कथन सही है या गलत है? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है इसका आंसर सिर्फ कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा? किस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा? तो ऑप्शन देखिए यहाँ आप लोग। बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो, और उसके बाद बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो, और उसके बाद बल शून्य हो तब, और या ऑप्शन डी बोल रहा है विस्थापन शून्य हो तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर करेंगे आप लोग। 12 का आंसर करेंगे आप लोग फटाक से, जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा? मतलब पूछ रहा है किस अवस्था में कार्य ऋणात्मक होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही होगा इसका। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तब ऋणात्मक होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन 1 क्या कहता है? मुक्त पतन में सभी वस्तु समान त्वरण से गिरती है, वायु प्रतिरोध नगण्य हो जाता है। और कथन 2 कहता है भारी वस्तु हल्की वस्तु से हमेशा पहले गिरती है। तो इसमें सही क्या है बता दीजिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा सही है? तो इसमें सही केवल कथन 1 है, केवल कथन 1 है, क्योंकि ये कथन 2 गलत है। ऐसा नहीं है, कोई भी वस्तु गिरने के बाद वो समान ही समय में गिरता है एक बार। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? यदि किसी वस्तु की चाल स्थिर हो तो, उसके बारे में दिया गया है, नीचे पढ़िए। ऑप्शन ए कहता है त्वरण सदैव शून्य होगा। ऑप्शन बी कहता है दिशा बदलने पर भी त्वरण शून्य रहेगा। ऑप्शन सी कहता है केवल सीधी रेखा में समान चाल होने पर त्वरण शून्य होगा। इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? 14 का आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सीधी रेखा में समान चाल होने पर त्वरण शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? बताइए, ये क्वेश्चन हल्का है इसका। 15 नंबर का क्वेश्चन करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा कार्य। सदिश राशि है, कार्य सदिश राशि।
16 का आंसर करिए आप लोग। 16 का क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बताइए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बताइए क्या सही होगा इसका। ऑप्शन डी नहीं है इसका, हाँ ऑप्शन डी भी है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका, ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। और डी कहता है ऊर्जा केवल यांत्रिक रूप में रहती है। ऊर्जा केवल यांत्रिक रूप में रहती है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करिए, आंसर करिए फटाफट। 16 का आंसर करिए। 16 का आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए आप लोग। और जिसको अच्छा लगे और इसको लाइक शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे डेली साइंस का क्वेश्चन आने वाला है अभी सीरीज, जब तक ये सीरीज चलेंगे साइंस का, जब तक ख़त्म ना हो जाए चैप्टर सब। तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है परंतु द्रव्यमान नहीं, यह स्थिति कब संभव है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, निर्वात में, मुक्त पतन में, चंद्रमा पर, पृथ्वी की सतह पर। पूछ रहा है किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है परंतु द्रव्यमान नहीं, यह स्थिति कब संभव है। मतलब कोई भी वस्तु का भार शून्य कब होगा, जब वो मुक्त पतन में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, कथन 1 कह रहा है केंद्राभिमुख बल सदैव केंद्र की ओर होता है। और कथन 2 कह रहा है समान वित्तीय गति में त्वरण का परिमाण शून्य हो सकता है। समान गति में त्वरण का परिमाण शून्य हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 18 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1, क्योंकि ये गलत है, कथन 2 गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे आप लोग। यदि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य शून्य है तो, यदि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य शून्य है तो इसका आंसर क्या होगा 19 का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी जल्दी। तो गति, इसका ऑप्शन ए कहता है उसकी गति अवश्य रुक जाएगी, और ऑप्शन बी कहता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, और ऑप्शन डी कहता है उसका वेग शून्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, इस मतलब कौन सा मिलान सही है। ये क्वेश्चन पहले आगे ऐसा ही इसी टाइप से क्वेश्चन आगे कर चुके हैं अपना लोग, तो इसका भी आंसर आप लोग कर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, जूल का कार्य होता है। ये ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है, जो कि ये सब गलत है इसीलिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का वेग स्थिर है, इसे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किसी वस्तु का वेग स्थिर है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब जब कोई वस्तु स्थिर रहता है तो उसका मतलब क्या होता है। आप लोग ऑप्शन देख लिए। ऑप्शन बी है वेग शून्य है और द्रव्यमान बदल रहा है और ऊर्जा शून्य है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बल जब शून्य होगा तब ये लागू होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या होगा। उसका संवेग क्या होगा। यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोगुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, घर्षण के बिना वाहन नहीं चल सकते हैं। कथन 2, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। तो कथन 1 सही है, घर्षण के बिना वाहन नहीं चल सकती है। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, ये गलत है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर हमको देना है। किसी वस्तु, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य है, निश्चित रूप से कौन सा कथन सही होगा। तो 24 का आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट करिए। तो इसका ऑप्शन ए कहता है वस्तु विराम अवस्था में है, वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है और वस्तु की स्थितिज ऊर्जा भी शून्य है और वस्तु का द्रव्यमान शून्य है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वस्तु विराम अवस्था में है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय नियम का सही अनुप्रयोग है? बताइए न्यूटन का तृतीय नियम क्या था वो बताइए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। न्यूटन का तृतीय नियम का अनुप्रयोग करता है रॉकेट का उड़ना उसका तृतीय नियम का प्रयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। कथन 2 कहता है समान बल लगाने पर अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में अधिक त्वरण उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बोल रहे हैं ऑप्शन ए बोलता है बल एक अदिश राशि है, और बी बोल रहा है कार्य सदिश राशि है, सी बोल रहा है संवेग सदिश राशि है, शक्ति सदिश राशि है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 का आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवेग सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है किसी वस्तु पर कुल बाह्य बल शून्य होने पर उसका संवेग नियत रहता है, और कथन 2 कहता है संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। चलिए इसका आंसर करिए। न्यूटन का तृतीय नियम आगे देख चुके हैं अपना लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है यहाँ पे। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर समान बल कार्य करता है, यदि द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण होगा। मतलब त्वरण क्या होगा इसका फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु पर समान बल कार्य करता है, यदि द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण, मतलब उसका द्रव्यमान अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा आप लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिक होता है। कथन 2 कहता है विषुवत रेखा पर जी का मान अधिक होता है। बताइए जी यहाँ पे छोटी जी है और इसमें बड़ी जी एक ठो होता है, उसका भी अलग अलग होता है दोनों का मान। तो चलिए इसका 30 का आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग होगा। अभी तुरंत क्वेश्चन देखें इसी से रिलेटेड। तो इसका आंसर करिए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, दोगुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें से गलत कथन को पहचानना है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका देखिए, भार, ऑप्शन ए कहता है भार सदैव गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। द्रव्यमान स्थान बदलने पर बदल जाता है। द्रव्यमान एसआई की मूल राशि है, भार सदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर करेंगे आप लोग। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थान बदलने पर बदल जाता है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है शक्ति कार्य करने की दर है, और कथन 2 कहता है समान कार्य कम समय में करने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। क्या ये सही है? आप लोग आंसर करिए फटाफट। तो इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है, दोनों कथन सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी करनी हो तो उसका वेग में क्या करना होगा? किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा को 4 गुना करना है तो उसका वेग में क्या करना पड़ेगा, ये बताइए आप लोग। 2 गुना करना होगा, 4 गुना करना होगा, आधा गुना करना होगा, √2 गुना करना होगा, क्या करना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 गुना करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कार्य मात्रक
न्यूटन है, कार्य का मात्रक न्यूटन है, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन है क्या, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है क्या, शक्ति का एसआई मात्रक जूल है क्या, संवेग का एसआई मात्रक न्यूटन है क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ऊर्जा का मात्रक जूल है, और सब जो दिया हुआ है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वित्तीय गति में वेग का परिमाण स्थिर होता है, हो सकता है। कथन 2 कहता है वित्तीय गति में वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो आप लोग दोस्तों आंसर करिए, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट करिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 36 का आंसर करिएगा आप लोग, कमेंट में आप लोग आंसर करते जाइए। अगर जिसको आता है तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर करते जाइए कमेंट में, इससे होगा क्या, आपको याद होगा और क्वेश्चन बनने लगेगा। तो 36 का देखते हैं, 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। वित्तीय गति में वेग का परिमाप स्थिर हो सकता है, वित्तीय गति में वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल समानुपाती है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल समानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको वेग के समवेग के परिवर्तन की दर के, दूरी के, समय के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 37 का आंसर हो जाएगा आपको बी, सी, मतलब सॉरी दोस्त, इसका बी हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर के। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करिएगा आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 38 का आंसर करिए आप लोग, फटाफट करिए आंसर। ऑप्शन ए कहता है घर्षण केवल हानि पहुंचाता है, घर्षण के बिना लिखना संभव है, घर्षण के बिना चलना कठिन होगा, और घर्षण केवल द्रवों में होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन होगा शायद, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घर्षण के बिना चलना कठिन है। सही बात है दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट। चलिए दोस्त इसका आंसर कर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिए, या आप लोग के लिए छोड़ देते हैं हम, इसका होमवर्क समझ लीजिए, एक तरह से HW समझ लीजिए, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। और भी वीडियो आएगा इस पर, टोटल सीरीज चलेगा दोस्त, तो मतलब जो भी हैं इससे जुड़े रहिएगा यूट्यूब चैनल से। उसके बाद इस पर चैप्टर बाय चैप्टर MCQs लाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। और आप लोग वीडियो देखिए, और उसको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो नहीं किए हैं इस चैनल को, क्योंकि इस पर अब अच्छा क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सब क्वेश्चन आते रहेगा इस पर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए जय हिंद, इसी के साथ।